नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि राज्य में 5000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या 10 से कम है, जिससे ये स्कूल अब बंद होने की कगार पर खड़े हो चुके हैं। और ये हाल तब है जब डबल इंजन की सरकार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई बड़े दावे करती है, जिसके चलते पूरे मामले पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उतर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सूचना आपके पास है बहुत गलत सूचना है। राज्य सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं करने वाली है, चाहे वहां एक ही बच्चा क्यों ना हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूं 9.5 वर्षों में हमने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला है। हमारी सरकार जो है सबका साथ सबके विकास पे काम कर रही है। और मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम एक भी स्कूल कोई बंद, हमारे राज्य में 22,000 स्कूल हैं, जिसमें से 17,000 सरकारी स्कूल हैं और 5,000 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकार की किसी भी स्कूल बंद करने की कोई मंशा ही नहीं है। ठीक है, छात्र सर कम हो रहे हैं लगातार। अब अगर किसी गांव में अगर एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला अगर वहां पे नहीं है तो वो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। लेकिन सरकार फिर स्पष्ट कह रही, मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि सरकार कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगी। क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, लगभग 5,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और लगभग 4-4,500 स्कूलों में जो बच्चों की संख्या 10 है, कहीं पे 2-2, 3-3 भी है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद शिक्षा का बुरा हाल है। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं बच्चे नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि 5,000 के आसपास स्कूल बंद हो गए हैं, बंद होने के कगार पे। 4,500 से अधिक स्कूलों में 2 या 3 या 10 बच्चे हैं। ऐसे में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है, लगता है वो खुश हो गया। बेटी पढ़ाओ कहाँ से जब स्कूल बंद हो रहे हैं, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया कैसे होगा जब स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 10 है, 4,500 के आसपास स्कूल है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, और सरकार के तमाम दावे हैं वो दावे भी हैं जुमलेबाजी है, खोखले दावे। हमारा ये मानना है कि शिक्षा क्षेत्र का, स्वास्थ्य सेवाओं का सरकार ने बुरा हाल कर। तो सरकारी स्कूलों में आखिरकार बच्चे क्यों कम हैं, एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। सवाल ये कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में उठी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से चरमराती नजर आ रही है। देखिए, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या घट रही है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो स्कूल से बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं। क्योंकि 5,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 10 से भी कम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों की घटती संख्या पर मंत्री जी ने दलीलें दी है। जी हाँ, मंत्री जी ने दलीलें दी और कहा कि इसके अनेकों कारण हैं। 5 वर्षों में 800 से अधिक प्राथमिक स्कूल्स बंद हो चुके हैं। ये सच्चाई भी सबके समक्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ कई दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। तो समझिए ज़रा कि आखिरकार किस तरीके की अव्यवस्था उन स्कूलों में होगी। सैकड़ों सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी देखने को मिल रही है। तो यानी सोचिए कि आखिरकार बच्चे अपने भविष्य को साकारने जाते हैं, वहाँ पर उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही उपलब्ध नहीं है। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही 2,655 सरकारी स्कूल इस वक्त संचालित हो रहे हैं। 10 से कम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कई ऐसी स्कूलों की संख्या है, यानी कि 5,000 से अधिक स्कूलों में 10 से कम बच्चे जो हैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। देवभूमि में सरकारी स्कूलों में जो घटते छात्र हैं वो बहुत सारे बढ़ते सवालों की एक वजह बन चुके हैं। इसी के साथ एक और सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 17,000 सरकारी स्कूलों में से 5,000 स्कूलों पर ये संकट आखिरकार क्यों मंडराता नजर आ रहा है। यानी 4,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों में 10 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो सोचिए ज़रा कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जूनियर हाई स्कूलों में भी 650 स्कूलों की हालत ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये समझिए कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के नारे दिए जाते हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार में सरकारी स्कूलों की हाल बेहाल क्यों है? एक तरफ सरकार हमेशा चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए इस तरीके के वादे ज़रूर करती है कि शिक्षा बजट में 12,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, फिर भी स्कूलों के खाली होने का सिलसिला बना हुआ है। सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सरकार से विपक्ष जवाब मांग रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब सत्ता में आना था तब तो बहुत सारे वादे किए गए थे कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार आखिरकार क्यों घट रही है? क्या इसका जवाब भी सरकार के पास उपलब्ध है? 5,000 स्कूलों में 10 या फिर उससे कम बच्चे आखिरकार क्यों रह गए हैं? ये भी बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही सवाल है। अगर कहा जा रहा है रिवर्स पलायन हो रहा है तो आखिरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्या वहाँ पर स्कूलों की स्थापना की जा रही है, और जो जर्जर अवस्था में स्कूल इस वक्त बने हुए हैं उनकी मरम्मत क्या की जा रही है, या फिर कोई अन्य वैकल्पिक तरीका यहाँ पर खोजा जा रहा है? तो इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और कुछ जो आंकड़े दर्शा रहे हैं। इन्हीं पर आज खास नजर रहेगी और इन्हीं पर सवाल जवाब का सिलसिला भी रहेगा क्वेश्चन आवर में। सीधे रुक करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का। हमारे साथ राजेश बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वर्चुअली जुड़ चुके हैं। स्वाति नेगी प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत हैं यूकेटी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वाति नेगी जी, सबसे पहले आपसे। विपक्ष शिक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठा रहा है, आखिरकार वो सवालों की लिस्ट क्या है, और आखिरकार शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका पुख्ता जिसे कहेंगे आंकड़ा, डॉक्यूमेंट्स, आखिरकार क्या कुछ है, क्या है धरातल की सच्चाई जो विपक्ष बताना चाह रहा है? 17,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा स्कूलों में 10 से कम बच्चे हैं। तो सिर्फ हमारी सरकार कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो ये जो 5,000 स्कूल है जिसमें 10 से कम बच्चे हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ही शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं जाती। हमें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं खड़ी करनी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, इतने शिक्षक मौजूद होने चाहिए, इतने छात्र होने चाहिए जो सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सिर्फ आप जो बजट है उसे कॉन्क्रीट की बिल्डिंग्स बनाने में ये बर्बाद करके शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया नहीं बता सकते। तो आपको ऐसा कोई पैमाना लाना होगा जिससे जो पहाड़ों में है जहाँ पे 10 बच्चों से कम है, बहुत सारी ऐसी दूर दराज की क्षेत्र है जहाँ पे बच्चे ही नहीं है, मतलब उस जगह पे बच्चे रहते नहीं है, तो पलायन है। आप कह रहे हो रिवर्स पलायन हो रहा है, तो ना रिवर्स पलायन हो रहा है ना उन स्कूलों में बच्चे हैं। और जिन स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं उन्हें 20-20 किलोमीटर 24-24 किलोमीटर पढ़ने दूर पैदल आना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को, तो बहुत मुश्किल है पहाड़ों में मतलब बच्चों को स्कूल तक पहुँचना। और पहुँचने के बाद हर स्कूल में एक शिक्षक होना, एक शिक्षक के भरोसे पूरी बिल्डिंगें जो चल रही हैं, तो ये बहुत ही मतलब फेल जो सिस्टम है पूरे हमारे भाजपा की सरकार का वो नजर आ रहा है। लेकिन वो दावे कर रहे हैं इतने करोड़ों का बजट आ रहा है और वो बजट जो है सिर्फ बिल्डिंगें बनाने में लगा रहे हैं, तो उससे नहीं हो पाएगी जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे सुधर नहीं पाएगी। आपको कोई एक ऐसा ठोस कदम लेना पड़ेगा, ऐसी कोई नीति बनानी पड़ेगी, ऐसी कोई प्रेरणात्मक कोई क्षमता या ऐसी कोई योजना बनानी पड़ेगी जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ऐसा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है दीपक रावत जी, क्या आपका भी यही मानना है? यदि जुमलों से और चुनावी वादों से शिक्षा व्यवस्था सुधरती तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की और राज्य की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, इनके कार्यकाल में स्कूल बंद नहीं होते। विडंबना है इस प्रदेश की और राज्य की, राष्ट्र की, कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। और उससे अच्छी बात समझने वाली क्या है कि सबसे ज़्यादा तो 3 राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन कर रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं और कारण वही सुविधाओं का ना होना, बच्चों का ना होना और स्कूलों की जर्जर व्यवस्था। वही 3 कारण उत्तराखंड में। आप देखिए उत्तराखंड में लगातार जुमले देखिए कितने अच्छे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यदि इन जुमलों से शिक्षा व्यवस्था सुधर रही होती तो ये प्रश्न आज, यक्ष प्रश्न आज वर्तमान सरकार के सामने खड़ा नहीं होता। और 800 से ज्यादा, पिछले आप ही के आंकड़े बता रहे हैं, 5 वर्षों से किसकी सरकार है इस प्रदेश में?
और आप बता रही 800 स्कूल बंद हो रहे हैं। अब आप आंकड़ा उठाइए कि भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री कितनी विदेश यात्रा में गए, सिंगापुर, लंदन, स्विट्जरलैंड, क्या बोल के गए थे? वहां की शिक्षा प्रणाली सीखने जाते हैं। क्या सीख के आए हैं? पूछना चाहिए ना, क्या सीख के आए हैं? इतनी विदेश यात्रा गए हैं, शिक्षा अपने साथ 10-10 मंत्रिमंडल ले गए, सदस्यों के साथ गए, शिक्षा की स्विट्जरलैंड गए, मैं देख रहा था, सिंगापुर, यूरोप का, स्विट्जरलैंड का दौरा करा हुआ है। आप देखिए इतनी जगह गए, क्या सीख के आए हैं? वो घूमने गए थे, तफरी करने गए थे, सीख के आए थे। और यदि सीख के आए हैं तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है? आप 2024 से आप लगातार उनकी यात्राएं देख लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने एजुकेशन में ध्यान दिया ही नहीं। अगर स्कूल में जर्जर अवस्था है, जो बिल्डिंग है वो टूटने की कगार पे है, तो उसको ठीक कौन कराएगा? यदि शिक्षक नहीं है तो उसे पूर्ण कौन करेगा? और यदि छात्र आकर्षित नहीं हो रहे हैं स्कूल के प्रति तो उसे आकर्षित कौन करेगा? ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, जनता की है। और आप विदेश यात्रा करेंगे, आप सबसे बड़ा शिक्षा मंत्रालय चलाएंगे, आप सबसे बड़ा बजट लेंगे, लेकिन आप धरातल में देखेंगे तो कुछ नहीं। ये एक्सप्रेशन हमारे हैं। अभी 2 घटनाएं घटी हैं निशी जी। आपने देखा जैन जी तो हल्ला कर ही रहा था। जैन जी अगर जंतर मंतर में था तो उसने क्या बोला? उसने 3 प्रश्न करे। सबसे पहला प्रश्न एजुकेशन, दूसरा प्रश्न एग्जाम, और तीसरा क्या था? एम्प्लॉयमेंट। आप ना एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना अच्छे एग्जाम कंडक्ट कर पा रहे हैं, और ना ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं। पर 2 चीजों में आप सबसे माहिर हैं, ई से इलेक्शन और ई से ईवीएम। जब आपका सारा ध्यान इलेक्शन और ईवीएम में रहेगा तो शिक्षा की तरफ ना एजुकेशन में रहेगा, ना एग्जाम में रहेगा, और ना एम्प्लॉयमेंट में रहेगा। अच्छा। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि आप उत्तराखंड में देख लीजिए कि आप इनके किसी नेता से पूछ लीजिए तो इनका प्रश्न होगा, हमें तो जनता भर भर के जिता रही है। तो आप अगर जीत के आ रहे हैं, बम्पर वोटों से जीत के जा रहे हैं, तो जो शिक्षा है वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि जो कांग्रेस के टाइम में जो स्थिति थी उससे बद से बदतर स्थितियां बढ़ती जा रही हैं? भाई आपके शासनकाल में, दूसरे शासनकाल में अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है तो इन सारी चीजों को, सुविधाओं को आगे बढ़ना चाहिए था ना। आप ये बहाना नहीं बना सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेतागण कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बिना कोई जानकारी के स्कूल खोल दिए। अरे उन्होंने तो स्कूल खोले और आपके कार्यकाल में तो स्कूल बंद हो रहे हैं। यहां तक जवाब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने ये नहीं देखा कि वहां पर बच्चे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, और स्कूल खोल दिए गए। ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि आप पिछले 10 वर्षों से लगातार शासन कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है, या बच्चे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, या लगातार जर्जर अवस्था की वजह से जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, हादसे हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? निश्चित रूप से जब आपका ध्यान इलेक्शन और ईवीएम की तरफ ज्यादा होगा और जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और एग्जाम की तरफ नहीं होगा, तो उसकी परिणति यही होने वाली निश्चित जी। और इसी का खामियाजा यहाँ की जनता भोग रही है, और कुछ नहीं। ठीक है राजेश मिश्र, बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं इस वक्त सरकार पर, उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन राकेश मिश्रा जी उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट जो कि शिक्षा विभाग को दिया गया है, शिक्षा का बजट है, और ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पूर्ण बजट का। और अगर वो हमारी शिक्षा पर खर्च होता है और जब ये बजट जारी होता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी समस्याओं के लिए इतना बड़ा बजट का हिस्सा खर्च हो रहा है तो यानी कि प्रदेश की तस्वीर ज़रूर बदलेगी, बच्चों का भविष्य साकार होगा और हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अस्पताल है जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है वो भी सुदृढ़ हो पाएंगी, समस्या कहीं ना कहीं खत्म होगी। लेकिन क्या खत्म होने की बजाय बढ़ती हुई नजर क्यों आ रही है? जब बजट हर साल बढ़ रहा है, समस्या भी बढ़ती जा रही है, खत्म होने की बजाय क्यों? देखो निशी, 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनो। उसी में सारी बातें लिखी हुई हैं कि काम नक्की करा दूंगा कहा होगा, सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, नशे की बात का एतबार क्या यारो, इलेक्शन के नशे में था कहा होगा। तो जैसे सारे राजनीतिक दल आज बैठ के यहाँ बहस कर रहे हैं, वही हाल शिक्षा व्यवस्था का है। आप यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट से एक बार पूछिए इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। किसी राजनेता का, आज मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, जब आपका ये कार्यक्रम 1 बजे मेरे पास पहुँचा कि आज इस पर डिबेट है, तो मैंने बड़ी देर तक रिसर्च किया और रिसर्च करने में मुझे मिला कि ना एक ब्लॉक प्रमुख, ना एक विधायक, ना एक सांसद, ना एक मंत्री, ना किसी का बेटा
प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ता है, तो शायद इनके पास वो प्रश्न करने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। इन्होंने विद्यालय इसीलिए चलाए हैं सरकारी कि जिससे आम जनता भोगती रहे, लेकिन जैसे ये थोड़ी सी जनता की बातें करने के लिए इनको अधिकार मिलता है, इनके बच्चे सरकार के बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने चले जाते हैं। तो इनके किस मुंह से बात करते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब है? इनके बच्चों के लिए तो विलियम्स और दून काफ़ी है, इनके बच्चों के लिए तो बड़े बड़े कारपोरेटेड विद्यालय हैं। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा आखिर है कौन? कौन उदाहरण पेश करेगा? उदाहरण पेश किया सन 2018 में स्वाति भदौरिया नाम की एक IAS, जिसने अपने बच्चे का एडमिशन एक प्राइमरी विद्यालय में कराया, जबकि वो दोनों पति पत्नी IAS थे। उत्तराखंड के कौन से नेता ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया? बात यहां ये नहीं है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर दे, उदाहरण तो हमें पेश करना पड़ेगा। आज विद्यालय जानते हो प्राथमिक विद्यालय किसके हैं? सारे प्राथमिक विद्यालयों का अगर वो एकल विद्यालय में 28,000 छात्र पढ़ते हैं, जहां एक शिक्षक है, और वो विद्यालय कहाँ चल रहे हैं? देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल। यहां किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो लंबी फीस देने का पैसा नहीं है। लेकिन आप प्रश्न उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के विद्यालयी व्यवस्था खराब कैसे हो गई। अरे भाई साहब, आप क्षेत्र के जागरूक व्यक्ति हो, आपको समाज में किसी भी दल से आप 100 लोगों के लिए बात करने वाले हो, लेकिन जब बात करने की बात आती है और जब बात आती है दूसरों के बेटे के लिए, तब तो आपकी बात दूसरी होती है। और जब अपना बेटा पढ़ाने की बात होती है, तब आप देहरादून या दिल्ली में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो। तो आप बात करने के अधिकारी नहीं हो। उदाहरण पेश करना है तो स्वाति भदौरिया की तरह पेश करो, तब आप प्रश्न पूछने के अधिकारी हो। ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछने के लिए आपको वहां जमीन में उतरना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवा रही थी या कर रहा था। वहां पे शिक्षा व्यवस्था, प्रश्न पूछने का अधिकारी भी तो इंसान तभी बन पाएगा ना जब वो व्यवस्था सही होगी और वो इतना भरोसा कर पाए व्यवस्था कि अगर वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। देखिए, अगर क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक शिक्षक के भरोसे अगर स्कूल चल रहा है, वहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर छत गिरने की कगार में है, तो क्या वहां जाकर एग्जाम्पल सेट करना दोनों सही ऑप्शन होगा? दोनों बातें साथ चलने वाली हैं। अगर हर जागरूक व्यक्ति जो उत्तराखंड का है और वो चाहता है कि उत्तराखंड का प्राथमिक शिक्षा सेक्टर सही हो, तो सबसे पहले वो अपने बच्चों का एडमिशन उस विद्यालय में कराए और उसकी कमियों के लिए आंदोलन करे। अच्छा, तब समझ में बात आएगी कि शिक्षा व्यवस्था बनी कि नहीं बनी। यहां सब लोग स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा करते हैं। ये भगवान राम की जो कथा गाते हैं ना, वो इसलिए गाते हैं कि इनके सुख का और आनंद बढ़े। ये दूसरों की सुख की इन्हें चिंता नहीं है। एकल विद्यालय में जहां 28,000 छात्र पढ़ते हैं, जहां एक ही शिक्षक है, कितने लोगों ने स्थानीय स्तर पर नाम उठाया? कितने लोगों ने वहां पे जाके उसका मूल्यांकन किया? कितने ग्राम प्रधान वहां से आगे आए? यानी कि राकेश मिश्रा जी, हम तो यह बात ही नहीं कर पाते। फिर एक काम करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं जब तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, और उसके बाद जब तक कुछ नहीं होगा तब तक हम इस मुद्दे पर डिस्कस ही नहीं करते हैं। बात ये नहीं है निशी, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेंगी हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम भी चाहते हैं कि हम अपनी इनकम का सोर्स अधिक से अधिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज पर खर्च ना करें। हम भी तो चाहेंगे ना हमारा बच्चा फ्यूचर में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ग्रैब कर पाए। भारत के संविधान में यहाँ पर बैठा हर एक पैनलिस्ट इस चीज से एग्री करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्वाति जी, सब लोग सब स्वाति जी एक पेरेंट है,
दीपक जी पेरेंट है, यहाँ पर राजेश मिश्री है, आप है, सब पेरेंट है यहाँ पर। आई थिंक इसी टॉपिक पे आने वाली थी कि बात अभी सरकारी स्कूलों की चल रही है, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूलों का भी हाल देखेंगे तो जिस प्रकार की फीस प्राइवेट स्कूल में हर साल बढ़ोतरी होती है, उस हिसाब से हमारी इनकम तो नहीं बढ़ रही। इनकम तो ज्यों की तो है, प्राइवेट स्कूलों की फीस में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अगर कल सुबह बारिश का आदेश है कि कल सुबह बारिश होने वाली है, तो प्राइवेट स्कूल ऐसे छुट्टी करते हैं। प्राइवेट स्कूलों की अगर आप हालत देखेंगे तो ऐसे पानी भर जाता, समुद्र हो जाता है, 10,000 रुपए महीने की फीस है। तो जो शहर में इंसान रहता है, मैं आपकी इस पीड़ा से बहुत पीड़ित हूँ। ये सरकारी स्कूल की तो पीड़ा है, क्योंकि सरकारी स्कूल की तो फीस कम है या लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पढ़ रहे हैं क्यों नहीं चाहेगा कोई कि उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े? मैं इस पीड़ा से बहुत पीड़ित क्यों दे रहे हैं हम? हूँ, लेकिन मैं बहुत चाह कर भी उस सरकारी स्कूल में दाखिला इसलिए नहीं करवा पा रहा क्योंकि वहां पे पढ़ने वाले लड़के हमारे समाज से, हमारे लोकलिटी में नहीं आते हैं। बहुत साफ शब्दों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बात है राकेश जी, ये गलत बात है। वहाँ आपने तो समाज, शिक्षा को समाज में बांट दिया। नहीं, वहाँ पे शिक्षा, क्योंकि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के तो काम है भारतीय जनता पार्टी का, आप उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं भारतीय वर्गीकरण कर रहे हैं आप शिक्षा का। नहीं जी, आपने कर दिया आप वर्गीकरण। लाइए नेताओं को, आप लाइए समाज के ऐसे, कर दिया। मैं कहता हूँ ना, आपने वर्गीकरण कर दिया शिक्षा का। समाज के ऐसे व्यक्तियों को लाइए। अच्छा राकेश समाज जी, के ऐसे व्यक्तियों को लाइए, एक उदाहरण सेट करें। राकेश जी, मुझे मैं खुद बताइए, प्राइमरी में पढ़ा हूँ, उस समय मेरी शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। उस समय सब प्राइमरी स्कूल में राकेश जी, मैं खुद प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो मुझे आज शिक्षा पे अपने गर्व है। तो मुझे उस टीचर की बात याद आती है। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। आज उस टीचर में क्या दिक्कत आ गई? मैं अभी आपसे एक छोटा सा कमेंट लूंगी, फिर हम ब्रेक का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि आखिरकार अभी आपने बोला कि वो समाज के व्यक्ति, अगर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अगर उस सरकारी स्कूल में पढ़े तो मैं अपने बच्चों को लाऊं, वो किन समाज के लोगों की बात कर रहे हैं? समाज के हर व्यक्ति के, हर प्रकार के व्यक्ति का। अगर वहां पे नेता का लड़का पढ़े, वहां व्यापारी का लड़का पढ़े, वहां बड़े बड़े कारपोरेट के बच्चे पढ़े, मेरा कहने का मतलब है शिक्षा समान होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन उस एक व्यवस्था में होनी चाहिए। यहाँ इंटरप्ट करती हूँ राकेश मिश्री का, राजेश मिश्री, माफी चाहूंगी, राजेश मिश्री, आपसे ये चीज़ जानना चाहूंगी। देखिए, ब्रेक से पहले हम लोग सरकारी स्कूलों के टॉपिक पर थे और बच्चों की संख्या जो लगातार घटती जा रही है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। विपक्ष के काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट ही निकल कर सामने आ रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए जब शिक्षा का बजट है, उसके बाद भी हर साल शिक्षा बजट जो है वो इंक्रीज ही होता है, लेकिन जो हम दूसरी तरफ समस्या देख रहे हैं वो डिक्रीज होने की बजाय और इंक्रीज होती जा रही है। 5,000 ऐसे स्कूल हैं जो कि अब बिल्कुल जिसे कहेंगे बदहाल अवस्था में रह चुके हैं। 10 से कम बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ने जा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिक्कतें हैं? लूप होल्स क्या है? आपके यहाँ से तकनीकी कारणों की वजह से देर से जुड़ पाया हूँ। मैं बहुत देर से डिबेट में बैठा था, लेकिन मैं अपने किसी साथी की किसी भी बात को नहीं सुन पाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश सरकार की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। लेकिन हाँ, जिस विषय पे, जिस गंभीर विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चों की शिक्षा, चाहे उत्तराखंड की बात हो या इस देश के किसी भी राज्य की बात हो, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा वो बुनियाद है जहाँ से कोई भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जरूर भारत की उन्नति में कहीं ना कहीं, भारत के विकास में अपना योगदान देगा। देखिए, जब हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थिति को हम सबको समझने की जरूरत है। और यहाँ मैं नहीं जानता मेरे कितने साथी देहरादून में रह के पर्वत की पीड़ा को दिखाते हैं और कितने लोग पर्वत में रह के पर्वत की पीड़ा को समझते हैं या जो वहाँ परिस्थिति होती है उनसे रोज रूबरू होते हैं। क्योंकि मैं चंपावत में ही रहता हूँ, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, पर्वत में जिन गाँव के अंदर बच्चों की संख्या कम है, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा जो रेमेडीज और जो क्विक एक्शन उन बच्चों के लिए होना चाहिए, चाहे स्कूल को वहाँ पे जो बच्चों की संख्या कम है वो कैसे बढ़ सके उस पर काम होने की बात हो, या उन बच्चों को दूसरे बड़े स्कूल में मर्ज करके क्लस्टर स्कूल के रूप में उसको विकसित करने की और उन बच्चों को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल पाए उस पर काम करने की बात हो। मैं दोनों चीजों पे बात करता हूँ। देखिए, एक चीज हम सब समझते हैं कि 26 वर्ष का उत्तराखंड और सभी लोग यहाँ के विकास के लिए चिंतित है, चाहे वो हमारी यूकेडी पार्टी के लोग हों या हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हों। मैं पहले जब चीजों को देखने की कोशिश करता हूँ और तुलना करता हूँ तो मुझे अपना पड़ोसी राज्य हिमाचल दिखाई देता है। जिस हिमाचल राज्य की भी भौगोलिक स्थिति लगभग हमारी तरह है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे उधम सिंह नगर हो या देहरादून या हरिद्वार, कुछ 2-3
और मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे पहाड़ से व्यक्ति पलायन करके आता है और नीचे मैदानी क्षेत्रों में जाके बसावट करता है, चाहे रोजगार के लिए वो जा रहा है, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जा रहा है या इलाज के लिए जा रहा है। जब मैंने पैरेलल कंपैरिजन देखा कि एक राज्य हमारे बराबर में लगभग 56-57 साल पहले उसको एक राज्य घोषित हो गया था, गठन हो गया था एक नए राज्य का, आज वहां पे शिक्षा का बजट लगभग 20% है उनके टोटल बजट में से, और हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पे लगभग 16% का बजट है। वहां पे स्कूलों की तादाद जो लगभग 56-57 वर्षों में बढ़नी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी, जहाँ पे एक ऐसी सरकार है जो बार बारी अपनी सरकारों की कार्यशैली की तारीफ करते हैं और लगभग 65 वर्षों तक इस देश में राज किया। वहां की जब हम तुलना पर्वतीय, क्योंकि पर्वतीय राज्य इसलिए मैं उससे तुलना कर रहा हूँ, वहां की 20% शिक्षा पे खर्च होने वाले बजट के बाद की बहुत दयनीय स्थिति है। इस चीज पे जब हम अपने राज्य की तरफ आते हैं तो हमें ये दिखता है कि सरकार बेहतर क्या करने की कोशिश कर रही है। बेहतर ये करने की कोशिश कर रही है कि जिन एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस, आप लोगों को डिबेट का आधा हिस्सा मिल चुका है, मैंने सिर्फ अभी 2 मिनट बोलना शुरू करा, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका समय आएगा, आपने बोलना और मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो जब मैं इस चीज को देखता हूं कि हमारे राज्य के अंदर बेहतर क्या हो रहा है हिमाचल की तुलना में, हमारे राज्य के अंदर बेहतर ये हो रहा है कि जिन स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या कम है उनको दूसरे बड़े स्कूलों में जहाँ टीचर्स की संख्या ठीक है, वहां पे वातावरण ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन है, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे टॉयलेट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वहां पे लैब्स हैं, वहां पे कंप्यूटर रूम्स हैं, वहां पे स्मार्ट क्लासेस हैं, हमारे बच्चों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन बच्चों को जिनको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है उसके लिए खास तौर पे प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस देने के लिए बजट तय करा हुआ है, जो वहां के बच्चों को आने जाने के रूप में मिल रहा है या उनको ट्रांसपोर्टेशन के रूप में गाड़ियां मुहैया करवाई जा रही है। ये क्वालिटी एजुकेशन हमारी सरकार मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, हम हायर टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, जब मैं इस प्रदेश के ITI को देखता हूं, देखिए विरोध एक अलग चीज है, तंज कसना अलग चीज है। मैं आपसे किसी बात पे जिरह कर सकता हूं, बहस कर सकता हूं, लेकिन सच को नहीं निकाल सकता हूं। जब मैं यहाँ के ITI को देख रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, पॉलिटेक्निक्स दिखाई दे रहे हैं, जो नए पॉलिटेक्निक्स खुले हैं, जो स्मार्ट क्लासेस आज बच्चों को समर्पित हो रही हैं, वहां पे दिखाई दे रहा है कि AI की जो एजुकेशन है उनको फ्री मिल रही है। जब मैं वहां दिख रहा हूँ, आज EV की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, उसमें उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी टाटा कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन होकर उनके साथ मर्ज करके उनको नए नए कोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये बात हमारे विरोध करने वाले साथियों को तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब इनकी तुलनात्मक हम बात इनके पड़ोसी राज्य में जहां इनकी सरकार चल रही है, चुनी हुई सरकार चल रही है, उससे कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम इनकी सरकार की नीतियों के मुकाबले हो, इनके बच्चों के प्रति चिंता की बात हो, उससे बहुत बेहतर हो, उससे बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ का बच्चा अगर पर्वत में नहीं पढ़ रहा और उसकी इनकम के रिसोर्सेज सीमित है, तो मैदान में आकर भी सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ा रहा है और वहां पे वो रेशियो बहुत अच्छा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो दिखावा बच्चों की पढ़ाई का करना चाहती है, स्कूल बंद का शोर करना चाह रही है, इनके समय पे बहुत स्कूल बंद हुए, लेकिन हमारे समय पे उनको मर्जर करके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी, लेकिन राजेश मिश्री, आपकी सारी बातें मान ली जाती हैं कि सरकार इस पर बजट खर्च कर रही है, लेकिन आखिरकार 2 बड़ी वजहें निकलकर सामने आती हैं। पहली चीज़ ये कि आखिरकार पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहाँ पर उनके एडमिशन्स क्यों सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और सेकेंड चीज़, पलायन का जो मुख्य कारण है स्वास्थ्य और शिक्षा, आखिरकार उसी मुख्य कारणों के चलते ही पलायन क्यों हो रहा है, अगर ये सब व्यवस्थाएं सरकार कर पा रही है सही तरीके से। निशी जी, मैं नहीं जानता मेरे साथी क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स अगर खुले हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, तो इस देश के अंदर उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारी कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी की कृपा से इस देश के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस हों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हो, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देने का काम इन लोगों के द्वारा दिया गया है। और मैं आपको बार-बार तो अब आप भी से फॉलो करेंगे, अगर कांग्रेस प्राइवेट स्कूल खुलवाना चाह रही है तो आप भी इसी को बढ़ावा देंगे। वहां का बच्चा मैदान जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में अपनी आमदनी के हिसाब से पढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार दिन प्रतिदिन
ये प्रयास कर रही है कि पहाड़ का बच्चा देखिए, किसी भी तरीके से अच्छा। बातों नीचे ना आए। लेकिन जो कैंसर इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा समय देखिए, समय मैंने पे आपसे 2 एक सवाल रोग पूछे। फैलाया गया है, उसको ठीक करने में हमें, हमारी सरकार को समय लग रहा है। और एक अच्छा। समय ऐसा आएगा हम गर्व से कहेंगे कि इस प्रदेश के बच्चे लेकिन को राजेश नौकरी मिश्र के लिए जी, नहीं कितना बाहर समय जाना और? पड़ रहा है, नहीं पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। राजेश मिश्र जी, कितना समय और? देखिए, जो कैंसर इन्होंने 65 साल में फैलाया और हमसे आप उम्मीद करें कि सिर्फ 10 वर्षों में करें, जो बेहतर आपको काम हम 120 बच्चों साल के लिए में कर सकते हैं कैंसर वो को ठीक बेहतर करने के करके लिए देंगे। क्या चाह ये रहे हम हैं अपने आप? शब्दों में देखिए, नहीं 10 साल बोलते। में देखिए लेके राजेश पहुंचे मिश्र जी, आप। राजेश करके मिश्र जी, देने की राजेश बात मिश्र जी, नहीं आपके करते। पास इतना बड़ा मौका है कि आप सरकारी स्कूलों को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मनचाहे पैसे वसूले जा रहे हैं। ये भी आप बेहतर तरीके से जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो अब पेरेंट्स की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि सरकारी स्कूल ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। और अगर सरकारी जी, स्कूल इतने बेहतरीन मैं- तरीके से मैं डेवलप देखिए, हो मैं जाएंगे, आपको बड़े स्पष्ट और रूप से दूसरी कहना चाहता तरफ हूं, जो फिर मैं प्राइवेट बोल रहा स्कूलों में मनचाहे रेट वसूले जा रहे हैं, जिसे एक तरह से गुंडागर्दी ही कहा जाएगा पढ़ाई के नाम निशि जी, पर, मैंने तो दो उनको बातें तुरंत बोली हैं। बंद किया जा सकता है, उन पर नहीं, काबू भी निशि तो जी, पाया जा सकता है। सुनिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ आपको। मैंने सबसे पहली बात बोली और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल सही बात है कि जितने स्कूल्स में मनचाहे पैसे लिए जा रहे हैं, वो स्कूल किनके द्वारा रजिस्टर्ड किए गए? आप सिर्फ रिकॉर्ड उठा के देखिए, क्या वो स्कूल इन 10 वर्षों के अंदर खोले गए? बिल्कुल नहीं तो खोले आपकी गए। सरकार है, बंद कीजिए उन स्कूलों को, एक्शन लीजिए उनके रजिस्ट्रेशन अगर खिलाफ। आप देखेंगे, क्यों नहीं ले रहे कांग्रेस बिश्जी? की कृपा द्वारा वो स्कूल खोले गए। तो खोले कांग्रेस इन्होंने या के बंद आप सहयोग कर से दिए? प्रदेश में वो दोनों स्कूल में आपकी खोले गए। सरकार है ना, उन इसलिए प्राइवेट यहाँ स्कूलों पे पे नाटक कार्रवाई करने कीजिए जो से कुछ नहीं मनचाही होगा। फीस यहाँ वसूल नाटक रहे हैं। करने से नहीं होगा। जितने देहरादून में बैठ अभिभावक के हैं, पहाड़ की सब चिंता आपको वोट दिखाने से देंगे। कुछ भाजपा नहीं को होगा। वोट मिलेगा जो व्यक्ति अगर आप पहाड़ में प्राइवेट रहेगा, जो वो पहाड़ की स्कूलों की चिंता मनमानी करेगा तो वहाँ की बात बंद भी करते सच्चाई हैं तो। सामने लाएगा। चलिए, लेकिन ठीक जो है। आदमी मैदान में है, जिसको पहाड़ चलिए, का ठीक है। पता ही नहीं है, हाँ। जो यहाँ ऋषिकेश से ठीक ऊपर है। नहीं चढ़ा, जो मसूरी से ऊपर नहीं चढ़ा, जो हल्द्वानी से ऊपर नहीं चढ़ा, अगर वो हमारे लेकिन पहाड़ की पीड़ा दिखाएगा, कैसे विश्वास करेंगे आप उसकी बात इतनी पे? पहाड़ की मैं पीड़ा चंपावत है में हूँ ना, बिजली आपको। मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जा रहा है बच्चों को। अच्छा, तो मैं ठीक है, कैसे मान ठीक जाऊँ है, उनकी ठीक बात है, को कि ठीक है, हमारे रुक जाइए बच्चों को स्वाति जी, एक अच्छी सेकंड में शिक्षा आपके के लिए पास आऊंगी। व्यवस्था नहीं एक दी जा रही सवाल है। मैं राजेश मिश्र जी आपसे लेना चाहूंगी, फिर मैं आगे पैनलिस्ट की ओर बढ़ती हूँ। आपसे मेरे को एक सवाल लेना है। आप बोल रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराया जा रहा है बच्चों को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जा रही है, हर एक व्यवस्था सरकारी स्कूलों में दी जा रही है और बेहतरीन करने की कोशिश की जा रही है। 12,000 करोड़ रुपए का बजट कहीं ना कहीं तो खर्च हो रहा होगा, मान लेते हैं। लेकिन आखिरकार कौन वो नेता हैं, कौन वो ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके बच्चे इस वक्त सरकारी स्कूलों में पढ़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल? अब मैं नाम लेके, जितने बड़े आपने हस्तियों के नाम लिए, मैं उनको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र के कुछ विद्यालय के मैं ऐसे टीचर्स का नाम आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, जिनके मुझे नेता बच्चे- जानने हैं। सुनिए ना, क्योंकि अब नेता आप यहाँ पर देखिए, बहस करते हैं, नेता वादा करते हैं, आप नेताओं नेता के ही नाम सब कुछ करते पूछेंगे हैं। तो मुझे अगर आपका ये सवाल व्यक्तिगत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद नाम बताने चाहिए, तो मेरा मैं भारतीय सीधा सा जनता की सवाल बात है। नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कांग्रेस, यूकेडी और राजेश मिश्र जी की पार्टी बीजेपी की। मुझे आप बता दीजिए, किसी भी पार्टी का कोई भी क्षेत्र का नेता, बच्चा, उनके सुनिए बच्चे ना, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? इतना बिल्कुल बताइए सुनिए, आप मुझे। मेरे क्षेत्र का बच्चा, मेरे गांव का बच्चा, मेरे चंपावत के अंदर सरकारी स्कूल में जा रहा है, सरकारी आईटीआई में जा रहा है, सरकारी डिग्री कॉलेज में जा रहा है, मेहनत कर रहा है, इंडियन फोर्सेस में सर्विस ले रहा है, सरकारी नौकरियों में जा रहा है, SSC क्लियर करके आगे बढ़ रहा है। ये मेरे को गर्व है इस चीज पे। और ये आपके मेरे यहाँ क्षेत्र का बच्चा, सैनिक लेकिन स्कूलों आपके में जा परिवार रहा का है। बच्चा? देखिए, मेरे परिवार का बच्चा, मेरी बेटी यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ रही है, मेरा बेटा यहाँ पे शिशु मंदिर में पढ़ रहा है। आप कल को कहेंगे, मैं आपको रिपोर्ट कार्ड देके दे देता हूँ। और बताइए। बिल्कुल। और मैं जानना चाहती हूँ, और कौन सा बड़ा अधिकारी है या नेता है जिसका बच्चा आप सरकारी एक-एक स्कूल करके में आप पढ़ रहा हो प्रदेश के सवा है, करोड़ लोगों के और बारे में प्राथमिक मेरे से विद्यालय पूछिए, की मैं भी नहीं बात बता हो रही है, पाऊंगा आपको। क्योंकि आपने मेरी नहीं व्यक्तिगत पढ़ाया बात जा रहा नहीं, है। मैंने व्यक्तिगत आपको बात नहीं, बताई। मैं आपको कह रही हूँ, प्राथमिक विद्यालय में कोई नहीं पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। बड़ी बात तो मेरे ये है। क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा पढ़ रहा है और मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ स्नेह और सम्मान के साथ रहता हूँ, आदर के साथ रहता हूँ। इसलिए मेरे को गर्व है कि मेरे यहाँ का क्योंकि बच्चा मैं तो अगर मेरी- नाम गिनाने पे आऊं तो फिर मुख्यमंत्री से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने की बजाय प्राइवेट स्कूलों में अरविंद पढ़ाना रावत जी का पसंद नाम है, करते हैं। देखो बड़े नाम है, वो कोई नहीं होंगे, उसको कहना गलत है, लेकिन इन लोगों ने जरूर सरकारी स्कूलों में शिक्षा ली होगी, ये तो तय एग्जाम्पल है। सेट नहीं करेंगे। अगर एक मुख्यमंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई करेगा, प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो हमें भी तो प्रोत्साहन मिलेगा ना कि हाँ भाई, मुख्यमंत्री का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? मतलब वहां पर अच्छी शिक्षा मिल रही हो। देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, ये जरूर हमें भी आगे देना चाहिए। और मैं
उम्मीद करता हूं कि इसकी यही जो तो पहल चाहा है जा निश्चित रहा है। रूप से हमारे विरोधी दल के साथी कल से ये जो आने वाला सेशन है अपने बच्चों को, अपने नेताओं को जरूर सलाह देंगे कि आप लोग कहिए, तभी हम सरकार को कोस मैं तो पाएंगे। कहूंगी, मुझे मैं पूरा तो विश्वास है कहूंगी, कि हमारे मैं तो यहाँ पे कहूंगी छोटी बहन बेटी, कि हमारे भाई बहन, दीपक इनकी रावत पार्टी के जी, लोगों के बच्चों का स्वाति एडमिशन नेगी होगा जी सरकारी स्कूल और में। आपके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े मिलकर, एक ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, मैं तो यही चाहूंगी। और आगे भविष्य में जो भी पीढ़ियां आए वो अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाएं, यही होगा। क्योंकि कम पैसों में अगर बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, कौन नहीं चाहेगा, कौन पेरेंट नहीं चाहेगा कि वो अपने सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजे? कौन चाहेगा कि वो 8-10 हजार रुपए फूके और प्राइवेट स्कूलों में मनचाहे रेट पर उन बच्चों को पढ़ाए? ये एक सवाल बन चुका है। स्वाति नेगी जी, हाँ देखिए बिष्ट जी, अगर सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है या उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस प्रकार की होगी कि आज के कॉम्पिटिटिव वाले ज़माने में हमारे बच्चों को वही सेम लेवल की पढ़ाई मिल पाएगी जो आने वाली युग के लिए ज़रूरी है, तो हम क्यों प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हज़ार रुपये देके पढ़ाएंगे जहाँ 200-300 रुपये में हमारा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ा जाएगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर उस प्रकार अब सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसे सुधार लोगे, तो हम भी अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में डलवाएंगे। और जहाँ पहाड़ की दुख की बात कर रहे हैं, तो इस चैनल में अभी आपने खुद को बोला कि पहाड़ से पलायन हो रहा है शिक्षा की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, रोजगार की वजह से, तो आपको मानना पड़ेगा कि आप शिक्षा व्यवस्था में भी फेल हैं, स्वास्थ्य में भी फेल हैं, पलायन में भी फेल हैं, रोजगार में भी फेल हैं, सब चीजों में आप फेल है। इसलिए जो पहाड़ का बच्चा है वो शहर की ओर रुख कर रहा है, पहाड़ी मैदानी क्षेत्र की ओर रुख कर रहा है और यहाँ आके भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। लेकिन आप समझिए कि पहाड़ में सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत ही नहीं है कि वहां रह के वो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा पाए। और छात्रों की बात तो छोड़िए कि बच्चे वहां पढ़ने नहीं दे रहे, आप शिक्षकों की बात देखिए। टीचर, सरकारी स्कूलों के जो टीचर है उनकी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह है, उसके बावजूद भी कोई टीचर वहां पढ़ाने नहीं जाता। अगर आप शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे तो सबसे ज्यादा मामले उनके पास ट्रांसफर के होते हैं। पहाड़ से जो टीचर है वो मैदान में आके पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ में कोई टीचर नहीं पढ़ाना चाहता है। बावजूद इनको उन्हें इतनी तनख्वाह मिलती है, इतनी फैसिलिटीज हैं, बट फिर भी उनकी मंशा नहीं है पहाड़ में। जब पढ़ाने वाला ही पढ़ाने नहीं जाएगा, जब शिक्षक ही नहीं पढ़ाने जाना चाहेगा और स्कूल में एक टीचर होगा, तो उस टीचर में कौन माँ बाप अपने बच्चे को भेजेगा? ना पहाड़ के माँ बाप भेजेंगे और ना प्लेन के माँ बाप भेजेंगे। तो जो पूरी व्यवस्था है ये पूरा एक सर्कल है, ये पूरा ही फ्लॉप है। तो इसमें पूरे में ध्यान देने की जरूरत है। और प्राइवेट स्कूलों में भी अगर ये कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल कांग्रेस ने बनाया और प्राइवेट स्कूल में महंगाई है, आपके राज्य में सरकार है, आप कोई करे कानून निकालिए, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल कसिए, कोई ऐसी चीजें निकालिए कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं बढ़ा सकते। या जो आपकी किताबें हैं और जो बैग हैं वो जो स्कूल से ही मिलते हैं इतने पैसों में कि इतने रुपए में और इसी बुक स्टोर से खरीदेंगे, वो सब बंद करने के लिए बहुत सारे उठा सकते हैं कदम सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में भी आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है। तो आप कोई क्यों कदम नहीं उठा रहे, सिर्फ बैठ के कांग्रेस को कोसेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। लेकिन दीपक रावत जी, एक सवाल आपसे भी है। देखिए, एक बड़ा अच्छा विषय यहाँ से निकल कर आया कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन जो इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है। एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा अगर एक सेम पेज पर हम उसे ला दें तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फ़र्क सामने दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में हो सकता है कि वो सारी शिक्षा ग्रहण नहीं करवाई जा रही है, उन बच्चों को उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं कराया जा रहा है, उन अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं और उस लेवल पर एजुकेट नहीं किया जा रहा है। इंग्लिश टॉकिंग हो गई या फिर अदर वेज में अगर बात कर ली जाए। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल का बच्चा, उसको इतनी नॉलेज दिलवा दी जाती है, उसको बाकी सब चीज़ों का भी ज्ञान दे दिया जाता है। यानी कि जो पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है सरकारी स्कूल का और पहली कक्षा में पढ़ने वाला प्राइवेट स्कूल का बच्चा, साफ फर्क नजर आने लग गया है। तो आखिरकार इस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? निश्चित जी, यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक सरकारी स्कूल के छात्र का और एक प्राइवेट स्कूल के छात्र का, क्योंकि ऑप्शन बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज, अब जब भी कोई आर्थिक रूप से संपन्न होता है, कोई भी व्यक्ति, वो चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी सी शिक्षा मिले, तो वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामान्य जनता की, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और उनकी मजबूरी है सरकारी स्कूल में पढ़ाने की। और बड़ी विडंबना है कि आप देखें, आपके जितने आंकड़े हमने देखे हैं, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती कम होती जा रही है, छात्र भी नहीं आ रहे हैं, पर बजट बढ़ता जा रहा है। ये कैसे संभव है कि बजट आपका बढ़ रहा हो और बाकी तीनों चीज जिनके लिए बजट, जिन तीनों चीजों के लिए बजट आना चाहिए, छात्र नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल भी बंद हो रहे हैं, छात्र भी कम हो रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती भी कम हो रही है, लेकिन बजट बढ़ रहा है। तो बजट कहाँ जा रहा है? देखिए, कोई भी बच्चा हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो या व्यापारी का वर्ग हो, बच्चा हो, एक अच्छी प्राथमिक शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है। और यदि हम, कोई भी सरकार हो, यदि मौलिक अधिकार देने में वो असफल होती है, तो आप समझ लीजिए, आप इसका मतलब प्राथमिकता में आपका शिक्षा है ही नहीं।
इसका उदाहरण मैं इस तरह से देना चाहता हूँ। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा। वो लक्ष्य क्या था कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक हाईटेक ऑफिस होना चाहिए, कार्यालय, जिले कार्यालय। और आप अंदाजा लगाइए 800 से 803 804 जिले होंगे, 768 जिलों में लक्ष्य रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें से 550 करीब अच्छे हाईटेक 5 से 10 करोड़ का लागत के ऑफिस खुल चुके हैं। अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, आपने पिछले 10 वर्षों में एक अच्छे हाईटेक अपना ऑफिस खोल दिया। अब आप बताइए कितने जिलों में आपने एक हाईटेक स्कूल खोले? उन्हीं जिलों का उदाहरण दे दीजिए जिन जिलों में आपने कार्यालय खोले। कहने का तात्पर्य यह है, यदि प्राथमिकता में आपकी शिक्षा नहीं है, अपना ऑफिस खोलने का है, तो आप उसको वरीयता देंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा किया, आपने अपने हर जिले में स्कूल खोले हैं। 750 से ज्यादा स्कूल आप लक्ष्य, 768 आपने स्कूल लक्ष्य रखा हुआ है 800 में से, और 550 आप स्थापित कर चुके हैं अपने ऑफिस। तो आप मुझे उन जिलों में इतने स्कूल बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, शिक्षा के पूरे भारत कि कितने स्कूल में आपने एक हाईटेक स्कूल बना के रखा हुआ है, जैसे आपने अपना ऑफिस बनाया। सरकारी हाईटेक स्कूल, बिल्कुल सरकारी हाईटेक स्कूल बता दीजिए उन जिलों में, जिन जिलों में आपने अपने ऑफिस खोले 5-5, 10-10 करोड़ में। तो प्राथमिकता क्या है सरकार की? अगर सरकार आपकी प्राथमिकता में अपने ऑफिस खोलना था तो शिक्षा तो पीछे रहेगी। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे उदाहरण मिले, ताकि आने वाली जो सरकारें हैं वो भी इसमें रहे कि अपने ऑफिस से ज्यादा एक अच्छा स्कूल खोलने को मिले। आप प्रस्तुत तो करिए। उत्तराखंड के 13 जिले हैं, आप 13 जिले में 13 आदर्श स्कूल बता दीजिए हाईटेक वाले। हर जिले का एक स्कूल बता दीजिए कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में हम मात्र 13 स्कूल खोल पाए। हम मान स्वीकार कर लेंगे कि हमने हर जिले में एक स्कूल, आदर्श स्कूल बनाया, पूरा हाईटेक, और वहां पर हर एक छात्र चाहता है, हर एक पेरेंट चाहता है कि वहां पर एडमिशन कराएं। क्या ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो कहने का तात्पर्य इनका लक्ष्य कुछ और है, जनता जो चुनाव जीतने के लिए जुमले कुछ और हैं। जुमलों से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जो भी जैन जी वाला मैंने प्रकरण बनाया, जैन अल्फा ने, उन्होंने क्या मांगा? जो खटिमा के बच्चों ने मांगा, जो लखनऊ में घटना हुई, वो क्या था? या मध्य प्रदेश की जो घटना हुई क्या है? उन्होंने अपने स्कूल के सुख सुविधा मांगी। वो कुछ और नहीं मांग रहे हैं, वो सुख सुविधा मांग रहे हैं। जंतर मंतर में मैंने बार बार बोला। तो अब ये समस्या आ चुकी है कि जब आप सिर्फ इलेक्शन और ईवीएम में ध्यान देंगे, एजुकेशन, एग्जाम और एम्प्लॉयमेंट में ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चा मांगेगा, वो नहीं बख्शेगा आपको, वो नहीं सुनेगा आपकी। और एक तर्क जो राकेश भाई ने बोला, जो भूखा होगा वही भूखे की बात करेगा। उनकी बात से तो मुझे लगा कि यदि पहले आप भूखा रहिए फिर भूखे की बात करिए। तो हमने हमसे विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कहती है कि आजादी के जो आंदोलन था उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। तो क्या वो आज बात ना करें? हम हमेशा बात क्यों ना करें भाई? भले ही वो किसी भी कारणवश आंदोलन में ना रहे हो, भले ही उन्होंने कोई बहुत अच्छा रोल ना निभाया हो, लेकिन बात करने के लिए तो है। इस बात से उनको भविष्य की सारी समस्याओं से उनको ना करें कि वो आंदोलन की बात ही ना करें। ठीक है। ये कहना गलत है कि आपका उस चीज में होना बहुत आवश्यक है। जब हम इसका विरोध करते हैं भारतीय कांग्रेस का, तो यही विरोध यहाँ पर भी है कि यदि समस्या आपको दिख रही है तो उसकी चर्चा तो आप करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उस समस्या से आपको खुद रूबरू होना पड़ेगा। करना बुरी बात नहीं है। देखिए, विरोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन विरोध किस चीज के लिए किया जा रहा है वो जरूरी है। और अगर विरोध पॉजिटिविटी के लिए किया जा रहा है, विरोध ग्रोथ के लिए किया जा रहा है, तो इस विरोध में कोई बुराई नहीं। और इसको भी पॉजिटिव मैनर में सरकार को लेने की जरूरत है कि अगर ये विरोध हो रहा है तो वाकई में कहीं ना कहीं लूप होल्स है जिस पर काम करने की जरूरत है। एक मार्क सेट करने की जरूरत है, जहां नेता पहले अपने बच्चों को भेजे, वहां पर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कराए, एक एग्जाम्पल बनेगा जिससे कि बाकी लोग प्रोत्साहित हो और वो भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएं। इससे सरकार को भी एक अच्छा राजस्व की प्राप्ति होगी और एक अच्छा मौका जरूर मिलेगा। और वाकई में एक एग्जाम्पल सेट जब हर चीज में हो रहा है, उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है राज्य, तो इस मौके पर भी अगर नंबर 1 राज्य बन जाएगा तो उसमें कोई दौराय नहीं है कि सरकारी स्कूलों में यहाँ के 80 to 90% बच्चे एजुकेशन ग्रैब कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती इस प्रदेश के लिए। और मैं बाकी चीज तो जाननी चाहूंगी राकेश मिश्रा जी से। राकेश मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आगे क्या होना चाहिए? भविष्य में सरकार को क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे जिस पर काम हो तो बेहतर व्यवस्थाएं हो जाए, जो कि स्कूल में अभी सिर्फ और सिर्फ 10 से कम ही बच्चे हैं पढ़ने लायक? देखो, किसी लगभग सारे पैनलिस्ट एक बात पर एक मत थे कि सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाया है 12,000 करोड़, और सब लोग यही कह रहे थे कि निरंतर बजट बढ़ ही रहा है तो खर्च कहाँ हो रहा है। छोटा कमेंट 10 जी बिल्कुल, 2 मिनट, 1 मिनट तो देंगी ना? नहीं, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है।
तो 20 सेकंड में तो बात ना पूरी होती, बात तो पूरी करने के लिए समय देना पड़ेगा। अब सब लोग एक जगह आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, हुआ कि वो स्ट्रक्चर बने कैसे। देखिए, सरकारी स्कूल का शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता, ठीक है, जो प्राइवेट में बन जाता है। ठीक है, उसको तमाम परीक्षाएं पास करके अपने को कसौटियों पे खड़ी करके तब वो जाके शिक्षक बनता है। ठीक है। तो कोई उसकी काबिलियत पे उंगली नहीं उठा सकता। हम उसे एक ऐसा वातावरण दें, समाज, सरकार और यहाँ के जागरूक लोग, कि जिससे वो विद्यालय फले और फूले। एक बात पे मैं दीपक रावत जी से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, वो ये कि अगर एकल विद्यालय 236 है, एक अभी मैं गूगल कर रहा था 136 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक छात्र पढ़ता है, एक छात्र, और एक छात्र को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। तो सरकार को भी चाहिए कि इन सारे विद्यालयों को समायोजित करके एक ऐसा सुपर विद्यालय खोला जाए जिसमें सारे बच्चे आने के लिए लालायित हों। अब आज अभी थोड़ी देर पहले 1 सेकंड की बात कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए पब्लिक की लाइन है, वो भी सरकारी विद्यालय है। हाँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में बात एडमिशन कराने के लिए लाइन है, तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन कराने के लिए लाइन क्यों नहीं है? ठीक है, एक फाइनल कमेंट राजेश मिश्र जी, छोटा सा 10 सेकंड। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि पहाड़ का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले। हाँ। उसके लिए जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है, सरकार निरंतर उस पर काम कर रही है। एक दुष्प्रचार और एक कुतर्क देना वो विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो उसको करने दीजिए। प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग, प्रदेश के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं सरकार क्या काम कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रही है और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर जो क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं वो कैसी दी जाएगी, उस पर काम हो रहा है। ठीक है, माफी चाहूंगी इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का। तो अब आखिरकार शिक्षा की गुणवत्ता में कितना पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।